सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रथम स्तर की परीक्षा अच्छे से हुई होगी और वो कैसे दी है वो आप सभी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। परीक्षा में ईमानदारी का होना अति आवश्यक है और जिन बच्चों ने ईमानदारी का साथ नहीं निभाया है तो उसका परिणाम जो है वो अपना देखेंगे भी सही अपनी परीक्षा में अपने अंकों के साथ ही। मैं आपको निराश नहीं करना चाह रही हूँ, परंतु ये चाह रही हूँ आपकी 10वीं की परीक्षा है, आप इसे अच्छे ढंग से तैयारी करें। स्कूल ना खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही लापरवाही बरतेंगे। अपनी अच्छे ढंग से तैयारी करें ताकि कम सिलेबस में भी आपका जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसका आपका फायदा उठाते हुए अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और अपना नाम और अपने माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करें। तो अब हम आगे द्वितीय स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। इस सप्ताह हमने अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन ये कर लिया है। तो अब हम शुरू करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। ये आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक है। इसके लेखक है कमलेश्वर। कमलेश्वर जो थे एक वो गंभीर साहित्य के साथ साथ उन्होंने अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। पटकथा, नाटक, उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। 2007 में उनका निधन हो गया है। अब ये जो पाठ है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक, ये जॉर्ज पंचम के बारे में है। अब जॉर्ज पंचम एक ब्रिटिश शासक थे, विंडसर घराने से संबंध रखते थे। अब जॉर्ज पंचम जो थे वो ब्रिटिश शासक थे और पहले ऐसे शासक थे स्वतंत्र भारत के जो दिल्ली दरबार में स्वयं उपस्थित हुए थे अपनी प्रजा के सामने और भारतीय नियमों के अनुसार उनका राज तिलक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी से जो उन्हें उपाधियां प्राप्त हुई थी वो उन्होंने लौटा दी थी। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो थी वो दिल्ली में लगाई गई थी। अब ये पाठ जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक पर है और इससे हमें कुछ और भी जानने को मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप से, वो हम पाठ के दौरान सीखेंगे। तो पहला है हमारा रानी का आगमन। ये जो मैंने 5 बिंदु लिखे हुए हैं, ये 5 बिंदु आपके पहले 2 पृष्ठों पर आधारित है। आप इन 5 बिंदुओं को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद पहले 2 पृष्ठ, पाठ 2 के जो पहले 2 पृष्ठ हैं उसको पढ़ेंगे। अब देखेंगे रानी का आगमन। जॉर्ज पंचम की नाक जो है इस पाठ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय, आपने एसएस में देखा होगा कि वो जो राजा वगैरह होते हैं उनके आगे 1 2 इत्यादि लगा देते हैं। तो इसी तरह से रानी एलिजाबेथ द्वितीय मतलब सेकंड। तो इस पाठ में क्या होता है कि जॉर्ज पंचम की नाक, दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई है और दिल्ली में ही रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो इंग्लैंड की रानी है उनका आना तय कर दिया गया था। वो शाही दौरे के लिए आने वाली थी। शाही दौरे का मतलब था घूमने फिरने के लिए, उन दिल्ली को देखने के लिए, जैसे कि मेहमान हमारे यहाँ पर भारत में आते रहते हैं। तो रानी का आगमन, रानी कौन है यहाँ पे? रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो अपने पति के हिंदुस्तान, अपने पति मतलब जॉर्ज पंचम के हिंदुस्तान आने वाली थी शाही दौरे के लिए। अब शाही दौरा है, कोई मतलब रानी है वो, इसलिए उसको शाही दौरा बोला गया है। वैसे तो और लोग भी हमारे हिंदुस्तान में आते रहते हैं परंतु उनके आने को शाही दौरा नहीं कहते हैं, वो क्योंकि वो आम इंसान है। अब वो क्योंकि रानी है इसलिए उनके आने को शाही दौरा बोला गया और आने के लिए क्योंकि वो आ रही है तो काफी तैयारियां भी चल रही थी दिल्ली में। तो अब देखेंगे क्या क्या तैयारियां वो कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियों को उनको सामना करना पड़ा। पहला है दर्जी की परेशानी। दर्जी की परेशानी, अब एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो दिल्ली आने वाली थी और उसके दिल्ली आने के लिए उनका दर्जी परेशान था। अब दर्जी क्यों परेशान था कि वो रानी जो थी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएगी, अर्थात वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल की यात्रा करेगी और उन यात्राओं के दौरान वो क्या क्या पहनेगी, किस रंग का सूट डालेगी, क्या नहीं डालेगी, ये उसके लिए परेशानी का अवसर बना हुआ था। अब दर्जी की परेशानी क्यों थी? क्योंकि इसी आधार पर उसकी प्रसिद्धि भी आधारित थी। अर्थात अगर रानी की पोशाकें अच्छी होंगी तो उसकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल जाएगी कि दर्जी बहुत कलाकार है, मतलब अच्छा काम करता है। तो इसलिए दर्जी परेशान था कि वो रानी जो थी शाही दौरे जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में जाएगी वो किस अवसर पर कौन सी पोशाक डालेगी, ये उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। अगला है आपका अखबारों की भूमिका।
अब कोई भी व्यक्ति बाहर से, कोई भी विशेष व्यक्ति अगर हमारे भारत में आ रहा है तो उसके आने से बहुत दिन पहले ही हमारे अखबारों में उनके आगमन की सारी जो सूचनाएं हैं वो आने लग जाती है। और ऐसा ही इस समय हुआ कि दिल्ली की जो अखबारें थी, वो अखबारें जो थी वो रानी के आगमन से संबंधित हर चीज से भरी हुई थी। हर चीज का मतलब है कि रानी किस समय क्या पहनती है, नीले रंग का सूट उसने डाला है तो उसने वो कपड़ा भारत से मंगवाया, इस तरह की खबरें, उसके बावर्ची खानसामे और जो उनके महल में रहने वाले कुत्तों तक की जानकारी वो अखबारों में आने लग गई थी। अब गूंज तो इंग्लैंड में था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज हिंदुस्तान में थी। इसका अर्थ यह है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था। शंख का मतलब होता है कि इंग्लैंड में तैयारियां चल रही थी रानी के आगमन की, कि वो दिल्ली कैसे पहुंचेगी, हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगी। वहां पर सारी तैयारी चल रही थी और उन तैयारियों की जो जानकारी थी वो हिंदुस्तान की खबरों में, अखबारों में आने लग गई थी। रानी की जीवनी, उनके सैनिकों, खानसामों, बावर्ची, कुत्तों तक की जानकारी जो थी वो अखबारों में आने लग गई थी। और हर रोज क्या होता था कि जो उनकी अखबार की कतरने हैं वो हिंदुस्तान में छपती थी। यानी कि इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरने थी, लंदन के अखबारों की जो कतरने थी, कतरने क्या होते, मेन पॉइंट्स, उसको हिंदुस्तान में छापा जा रहा था। तो ये अखबारों की भूमिका क्या थी कि उनके आने से पहले सारी चीजों की जानकारी अखबारों के माध्यम से वो दिल्ली की जनता तक पहुंचाई जा रही थी। अगला है नई दिल्ली का कायापलट। अगर हमारे देश में कोई आएगा, कोई विशेष व्यक्ति आएगा, तो उसके स्वागत के लिए तैयारियां हम करते हैं। जैसे कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, कि हमारे लिए अतिथि जो है वो भगवान के समान होते हैं। इसीलिए जब रानी आने वाली थी तो दिल्ली में कायापलट होने लगा। कायापलट का मतलब होता है सब कुछ परिवर्तित होने लगा, क्योंकि रानी आ रही थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक विशेष व्यक्ति था और उसके आने के लिए कुछ तो तैयारियां बनती हैं। अब उन तैयारियों में क्या हुआ कि सड़कें या जो भी चीजें ऐसी थी जो जो टूट फूट गई थी, सड़कों की मरम्मत करवाई गई, जो भवन वगैरह थे उनको नाजनीनों की तरह सजाया गया। अर्थात तैयारियां जो थी वो खूब जोरों शोरों से चल रही थी और नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। दिल्ली जो थी वो अपने रूप जो था उसका परिवर्तित हो गया था। अर्थात सड़कें जो थी वो जवान हो गई थी। सड़कें जवान का मतलब होता है सड़कें जो टूटी फूटी थी उसकी मरम्मत कराई गई थी, बुढ़ापे की धूल हटाई गई। बुढ़ापे का मतलब बहुत समय से जो बनाई गई थी सड़कें, सफाई नहीं थी, वहां सफाई करवाई गई, भवनों की मरम्मत करवाई गई। और जो भी चीजें थी, जो भी वस्तुएं थी जिनको सजाया जा रहा था, आसपास आलीशान महलों को सजाया जा रहा था, मूर्तियों को सजाया जा रहा था। दिल्ली में केवल जॉर्ज पंचम की मूर्ति ही नहीं है, अन्य मूर्तियां भी हैं, उनको भी सजाया जा रहा था, उनकी भी तैयारी करवाई जा रही थी। तो इस तरह से नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अगला है दिल्ली के लिए मुसीबत। अब दिल्ली के लिए क्या मुसीबत थी? हमने देखा कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय आने वाली है, वो अब इंग्लैंड की रानी है, वो आने वाली है। उसके बाद उसकी दर्जी की परेशानी थी कि वो किस समय कौन सी पोशाक डालेगी, ये उसकी परेशानी का सबब बना हुआ था। और अखबारों ने क्या किया था, सारी जानकारी जो थी वो इंग्लैंड की सारी जानकारी, उसकी रानी की, उसके खानसामों की, बावर्ची की, कुत्तों की, रहन सहन की सारी जानकारी वो अखबारों में छपने लग गई थी और दिल्ली की जनता, भारत की जनता को उससे अवगत कराया जा रहा था। नई दिल्ली का कायापलट। अब कोई आ रहा है और वो भी रानी, जिसके बावर्ची जो थे वो युद्ध में उन्होंने उनका साथ दिया था, बावर्चियों ने साथ दिया था। सेना तो देती ही देती है, बावर्चियों ने भी युद्ध किया था उनके साथ। और तो विशेष व्यक्ति था, वो विशेष व्यक्ति थी और इसलिए नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सब चीजों को परिवर्तित किया, रंग रोगन करवाए गए, टूट फूट की मरम्मत करवाई गई। अब दिल्ली के लिए मुसीबत क्या थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में केवल एक ही मूर्ति नहीं थी, अनेक मूर्तियां थी। और उन मूर्तियों में जो ब्रिटिश शासक थे उनकी अधिकतर मूर्तियां थी। और स्वतंत्रता के बाद, हम जब स्वतंत्र हुए उसके बाद कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिश शासकों की मूर्तियों के विरुद्ध थे। ब्रिटिश शासक जो थे उनकी मूर्तियों के विरुद्ध थे, इसलिए वो किसी न किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिश शासक जो थे जिनकी मूर्तियां बनवाई गई थी दिल्ली में, उनकी नाक तक पहुंच गए थे। नाक तक पहुंचने का मतलब था कि उनकी टूट फूट उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। इसलिए जो टूट फूट की, सपोज कोई मूर्ति है उसका कोई हाथ तोड़ दिया या नाक तोड़ दिया,
जो भी अंग उनका तोड़ा उन्होंने उनको क्या किया, अजायब घरों में सुरक्षित कर दिया। कि जो दिल्ली के प्रशासनिक जो सरकारी कार्यालय थे उन्होंने क्या किया, जो टूट फूट हो गई थी उन टूट फूट को अजायब घरों में, म्यूजियम में रख दिया गया था। अब दिल्ली में सब कुछ था, काया पलट हो गई थी, अखबारों ने भूमिका निभा ली थी, दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी। अब इस नाक का अर्थ क्या है? इस नाक के दो अर्थ हैं। एक नाक का अर्थ है जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक, कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो थी उसकी रक्षा के लिए पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, सारे बॉडीगार्ड, अंगरक्षक वगैरह वहां पे खड़े कर दिए गए थे, परंतु अचानक से उस मूर्ति पर से नाक हट गई थी। अब वो इस पाठ में यहाँ बताया नहीं गया कि उस मूर्ति की नाक जो थी वो किस तरह से हटी थी, किसी ने तोड़ी थी, हटाई थी, टूट गई थी, कोई जानकारी नहीं है, पर अचानक से उस मूर्ति पर से नाक हट गई थी। अब मैंने बताया कि दिल्ली में सब कुछ था, काया पलट हो रहा था तो सब कुछ था, परंतु नाक नहीं थी। इस नाक का, एक नाक का अर्थ है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, और दूसरा नाक का अर्थ होता है इज्जत, सम्मान। दिल्ली में सम्मान नहीं था। अब सोचेंगे कि दिल्ली में सम्मान कैसे नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे कि जो जॉर्ज पंचम था वो ब्रिटिश शासक था, अंग्रेजी शासक था। जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक शासन किया, हमें प्रतंत्र बनाए रखा, उसके स्वागत के लिए, और उसकी मूर्ति जो थी वो दिल्ली में बनवाई गई थी, और उसी की रानी के आगमन की तैयारी चल रही थी, अर्थात मान सम्मान की कमी थी, हमारे आत्म सम्मान की कमी थी। दिल्ली में सब कुछ था, आत्म सम्मान की कमी थी। अब दिल्ली के लिए मुसीबत क्या थी कि जो अचानक से जॉर्ज पंचम की नाक पर से, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर से नाक हट गई थी, और ये सभी के लिए मुसीबत बनी हुई थी कि रानी आने वाली है, सब कुछ करवा दिया गया है, और अब जॉर्ज पंचम जो उसके पति हैं उसकी मूर्ति पर नाक नहीं है, अर्थात सब कुछ करवाने के बाद अगर उसकी मूर्ति कंप्लीट नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए, दिल्ली के लिए एक शर्मनाक बात सिद्ध हो रही थी। तो दिल्ली के लिए मुसीबत क्या थी कि अचानक से जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर से नाक हट गई थी। ठीक है, तो अभी हमने इन 2 पृष्ठों को पूरा कर दिया है। तो आप इन 2 पृष्ठों की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपने पाठ को पढ़ेंगे और अपने आप 5 प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।